गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में दो बहनें चुपचाप बैठी थीं। चूल्हे में आग बुझ चुकी थी। घर में खाने को सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। बड़ी बहन गौरी अपनी छोटी बहन राधा को देख रही थी। तभी राधा बोलती है, दीदी, क्या माँ और बाबा हमें सच में देखते होंगे? हाँ मेरी बहन, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर हमें देखते होंगे। तो फिर वो हमें इस हालत में देखकर दुखी नहीं होते होंगे? नहीं, वे दुखी नहीं होते होंगे, बल्कि हमें देखकर हम पर गर्व करते होंगे। गर्व? ये क्या कह रही हो दीदी? हमारी ऐसी हालत देखकर माँ बाबा गर्व कैसे करते होंगे? राधा, उन्हें गर्व होता होगा कि हमारी बेटियां इतने मुश्किल हालात में भी कैसे डट कर खड़ी हैं। मगर दीदी, अगर माँ बाबा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं जब भी दूसरों के माँ बाबा को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि काश मेरे भी माँ बाबा मेरे पास होते। राधा, माँ बाबा जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। और वैसे भी अगर वे दोनों नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप तो मेरे साथ ही हो दीदी, मगर मुझे कभी कभी डर लगता है अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो। नहीं पगली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही तुझ पर कभी भी कोई भी आँच आने दूंगी। गौरी और राधा के माता पिता की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। दोनों बहनें उस कच्ची झोपड़ी में अकेली ही रहती थीं। गौरी अपनी छोटी बहन राधा से बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही गौरी और राधा जंगल की तरफ निकल गईं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी से दोनों बहनों का गुजारा चलता था। कुछ देर बाद राधा जंगल के दूसरे हिस्से में सूखी टहनियां इकट्ठा करने चली गई और गौरी अकेली पेड़ की सूखी डालियां काटने लगी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन हाथ लगातार काम कर रही थी। तभी वहां से गांव का जमींदार गुजर रहा होता है। उसकी नजर जैसी ही गौरी पर पड़ती है, वो बोलता है, कितनी खूबसूरत लड़की है, मगर ये इस जंगल में क्या कर रही है? तभी उसका नौकर कालू बोलता है, क्या हुआ मालिक, आप रुक क्यों गए? किसे देख रहे हैं? अरे कालू, ये लड़की कौन है? इतनी खूबसूरत, मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। क्या ये हमारे गांव की है? मालिक, ये रघुनाथ की लड़की है जिसकी मौत कुछ साल पहले हुई थी। क्या कहा तुमने? रघुनाथ? कहीं तुम उसी रघुनाथ की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ मालिक, वही। उसकी मौत के बाद से ये दोनों बहनें अकेली ही एक झोपड़ी में रहती हैं और जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारा करती हैं। जमींदार ये सब बातें सुनकर गौरी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, तुम गौरी हो ना, रघुनाथ की लड़की? जी हाँ, मैं गौरी हूँ। आप कौन? मैं इस गांव का एक जमींदार हूँ। मेरा नाम भैरव सिंह है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। और क्या सुना है आपने मेरे बारे में? यही कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और तुम बहुत मेहनती हो, अपनी बहन का भी माँ जैसा ख्याल रखती हो। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मुझे अब काम करने दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है, काम तो होता ही रहेगा। थोड़ी और बात कर लो। गरीब आदमी काम छोड़कर अगर बात करने लगे तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलता जमींदार जी। कौन कह रहा है कि तुम गरीब हो? तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा। इतना सुनते ही गौरी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो गुस्से में बोली, आपको शर्म आनी चाहिए जमींदार जी। मैं आपसे उम्र में कितनी छोटी हूँ और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ गौरी, हैसियत देखी जाती है, उम्र नहीं। मुझसे शादी कर लो तुम और तुम्हारी बहन दोनों रानी बनकर रहेंगी मेरे घर में और कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जमींदार जी, मैं आपके पैसे देखकर फिसल जाऊंगी और जो आप कहोगे वो करूंगी? गौरी, पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का ईमान खराब कर देती है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप यहाँ से जा सकते हैं और अगर आपने आज के बाद मुझे परेशान किया तो मैं गांव वालों को सब बता दूंगी। फिर आपकी ये झूठी शान नहीं रहेगी। हे लड़की, ये क्या बोल रही है तू? एक तो मैं तुझे तेरी इस गरीबी से निकालना चाह रहा हूँ और तू मेरी ही बेइज्जती कर रही है। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम दोनों बहनों का इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा और हार कर तुम्हें मेरे पास ही आना होगा।
इतना कहकर जमींदार गुस्से में अपनी नौकर कालू के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन गौरी वहीं खड़ी रह जाती है। तभी राधा वहां आ जाती है और बोलती है, दीदी, ये आदमी कौन था और क्या बोल रहा था? ये भैरव सिंह था, गांव का जमींदार। ये मुझसे शादी करने को बोल रहा था। गौरी राधा को सारी बात बता देती है। उस दिन जंगल से लौटते समय गौरी के मन में एक अजीब बेचैनी थी। भैरव सिंह की आखिरी बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। सुबह होती ही गौरी लकड़ियां बेचने गांव की बाजार पहुंची। वो कई सालों से अपनी लकड़ियां एक ही व्यापारी को बेचती थी। उसका नाम था रामलाल। गौरी लकड़ियों का गट्ठर लेकर उसके पास पहुंची। रामलाल काका, लकड़ियां ले लीजिए। रामलाल ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, बेटी मैं तुम्हारी लकड़ियां नहीं ले सकता। लेकिन काका क्यों नहीं ले सकते? मैं शुरू से आपको ही तो लकड़ियां बेचती आई हूँ। बेटा मजबूरी है, जमींदार ने धमकी दी है कि तुमसे लकड़ियां नहीं खरीदनी। गौरी अपनी लकड़ियां लेकर पूरे बाजार में भटकती रही, मगर किसी ने उसकी लकड़ियां नहीं खरीदी। वो थक हार कर अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसे जमींदार मिला। क्या हुआ गौरी, आज एक भी लकड़ी नहीं बिकी क्या? जमींदार जी, आप ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आपको इस चीज का हिसाब देना होगा। अभी भी टाइम है गौरी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। आपको क्या लगता है कि आपकी इन चालों से मैं डर जाऊंगी? अगर आप इस दुनिया के आखिरी आदमी भी होंगे तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर जमींदार गुस्से से तिलमिला उठा और वहां से चला गया। और गौरी भी अपने घर आ गई। क्या हुआ दीदी, आज लकड़ियां नहीं बिकी? हाँ छोटी, बाजार में सबने लकड़ियां लेने से मना कर दिया। ये सब उस जमींदार भैरव सिंह की वजह से हुआ है ना? गौरी चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ भैरव सिंह गौरी को परेशान करने की नई नई योजनाएं बना रहा था। आखिर ये लड़की क्या चीज है, इतना सब होने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। सरकार, वो रघुनाथ की लड़की है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। कालू, एक काम कर, पूरे गांव में अफवाह फैला दे कि दोनों बहनें रात में लोगों के खेतों से अनाज चुराती हैं। जब बदनामी होगी और लोग बोलेंगे तो फिर देखता हूँ कितनी देर तक आकड़ी रहेगी इस गोरी में। मगर सरकार, उन्होंने तो कोई चोरी नहीं की। अरे तो क्या हुआ, तुमने सिर्फ अफवाह फैलानी है। जैसा आपका हुक्म सरकार। अगली सुबह जब गौरी पानी भरने के लिए गांव के कुएं पर पहुंची तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आमतौर पर गांव की औरतें उससे हंसकर बात करती थीं, लेकिन आज सबकी नजरें बदली हुई थीं। कुछ औरतें उसे देखते ही फुसफुसाने लगी, कुछ ने तो उससे मुंह तक फेर लिया। गौरी को समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। तभी एक औरत ने ऊंची आवाज में कहा, अरे देखो तो बहनों, आ गई चोरनी। क्या कहा आपने? हमें तो पहले से शक था। दिन में भोली बनती है और रात में लोगों के खेत साफ करती है। गौरी का चेहरा सख्त हो गया। अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों, सच सुनकर बुरा लग रहा है? उसी समय राधा भी वहां पहुंच गई। वो लोगों की बातें सुनकर घबरा गई। दीदी, ये लोग क्या कह रहे हैं? गौरी कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी ने गौरी और राधा को तुरंत चौपाल में बुलाया है। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। कुछ ही देर में गांव की चौपाल लोगों से भर गई। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी। बीच में सरपंच बैठी थी और उनकी बगल में भैरव सिंह। गौरी, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वालों को भी बुला लीजिए। सरपंच ने सामने खड़े एक किसान की तरफ इशारा किया। सरपंच जी, कल रात मेरे खेत से अनाज की बोरियां गायब हुई हैं और मैंने रात में किसी लड़की को खेत के पास देखा था। किसी ने मेरा चेहरा देखा या किसी ने मुझे चोरी करते देखा? तो फिर सिर्फ अफवाहों के आधार पर मुझे चोर कैसे कह सकते हो? लेकिन तभी भैरव सिंह बोला, अगर तुम निर्दोष हो तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि झूठ सुनकर गुस्सा आना स्वाभाविक है। या फिर इसलिए कि सच सामने आ गया? तभी राधा बोलती है, सरपंच जी, ये जमींदार भैरव सिंह झूठ बोल रहा है। जुबान संभाल कर बात करो लड़की।
जी सरपंच जी, भैरव सिंह ने मुझे कुछ दिन पहले शादी के लिए बोला था, मगर जब मैंने मना कर दी तो ये मुझे परेशान करने लगा। इसने मेरा काम तक करना मुश्किल कर दिया है। पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। लोगों के चेहरों पर हैरानी फैल गई। ये लड़की अपनी चोरी छुपाने के लिए कहानी बना रही है। उसी समय कालू दौड़ता हुआ चौपाल में आया। उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। ये पोटली गौरी की झोपड़ी के पीछे मिली है। कालू ने पोटली खोल दी। अंदर अनाज भरा हुआ था। भीड़ में शोर मच गया। ये अनाज हमारा नहीं है। लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। यही भैरव सिंह की चाल थी। रात में उसके आदमियों ने चुपके से वो अनाज झोपड़ी के पीछे रख दिया था और अब वही उनके खिलाफ सबूत बन चुका था। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक गौरी और राधा को गांव का कोई व्यक्ति काम नहीं देगा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। कुछ ही मिनटों में चौपाल खाली हो गई। गौरी और राधा अकेली खड़ी रह गईं। चौपाल में हुए अपमान को 3 दिन बीत चुकी थी। गांव वालों ने सचमुच दोनों बहनों से दूरी बना ली थी। उस शाम झोपड़ी के बाहर राधा चुपचाप बैठी थी। गौरी जंगल से खाली हाथ लौटी। आज भी लकड़ियां नहीं बिकी थीं। राधा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ दीदी, आज भी लकड़ियां नहीं बिकी? राधा ने सिर झुका लिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर अचानक राधा बोली, दीदी, अगर माँ बाबा होते तो क्या हमें ऐसे अकेला छोड़ देते? नहीं। फिर भगवान ने उन्हें हमसे क्यों छीन लिया? शायद इसलिए, ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि अनाथ होना कमजोरी नहीं होता। उसी रात दोनों बहनें बैठी हुई बात कर रही थीं। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके घर आया। आप कौन हैं? मेरा नाम हरिराम है। हम आपको नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हारे पिता को जानता था। ये सुनते ही दोनों बहनें एकदम चौकन्नी हो गईं। बेटा, मैं तुम्हें आज एक सच बताने के लिए आया हूं, जिसकी वजह से मैं सालों से सुकून से नहीं सो सका। ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पर कोई बोझ है। कौन सा सच बाबा? तुम्हारे पिता का सच। बेटा, उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, उन्हें मारा गया था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हमारे पिता को मारा गया था? किसने मारा था? भैरव सिंह। भैरव सिंह का नाम सुनते ही दोनों बहनें सुन पड़ गईं। भैरव सिंह एक लालची इंसान है। सालों पहले उसने तुम्हारे बाबा की जान सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन भैरव सिंह को देने से साफ मना कर दी थी। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। लेकिन बाबा, आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? बेटा, मैं डर गया था। कोई बात नहीं बाबा, अब मैं उस भैरव सिंह को नहीं छोड़ूंगी। बस आप मेरा साथ देना बाबा, क्योंकि आपके बिना मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा साथ देने ही आया हूँ। मैं थक गया हूँ सच छुपाते छुपाते। अगले दिन पूरी गांव में पंचायत बुलाई गई। चौपाल लोगों से भरी हुई थी। एक तरफ गौरी और राधा खड़ी थी, दूसरी तरफ भैरव सिंह। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था, जैसे उसे यकीन हो कि आज भी जीत उसी की होगी। सरपंच ने सभा शुरू की। गौरी, तुमने पंचायत बुलाने की मांग की थी। अब सबके सामने अपनी बात रखो। आज मैं अपने लिए नहीं, सच के लिए यहाँ खड़ी हूँ। जिस आदमी को आप सब गांव का सबसे बड़ा सहारा समझते हैं, वही आदमी हमारी बर्बादी की वजह है। भीड़ में हलचल होने लगी। भैरव सिंह ने पहले मुझे शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो उसने हमें बदनाम किया, हम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। सरपंच जी, ये लड़की अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहानियां बना रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने जंगल में मुझसे शादी की बात नहीं की थी। कुछ पल के लिए भैरव सिंह चुप हो गया। मैं क्यों एक गरीब लड़की से शादी की बात करूंगा? मुझे क्या लड़कियों की कमी है? इसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप है, और आरोप लगाना बहुत आसान होता है। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग गौरी की बात पर विश्वास कर रही थी, कुछ नहीं। उसी समय भीड़ के पीछे से एक आवाज गूंजी, मेरे पास सबूत है। भैरव सिंह का चेहरा एकदम उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हरिराम वहां पहुंचेगा। हरिराम सीधे पंचायत के बीच जाकर खड़ा हो गया। आज मैं वो सच बताने आया हूं जिसे सालों तक डर की वजह से छुपाता रहा। चोरी का इल्जाम झूठ था।
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भैरव सिंह के आदमी रात को अनाज की बोरियां गौरी की झोपड़ी के पीछे रख रहे थे। ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हारे आदमी उस रात वहां नहीं थे। भैरव सिंह चुप हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, गौरी के पिता ने भी भैरव सिंह की गलत हरकतों का विरोध किया था। उनकी मौत हादसा नहीं थी, उन्हें रास्ते से हटाया गया था। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अब भैरव सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। उसका घमंड टूट चुका था। सरपंच अपनी जगह से खड़ी हुई। भैरव सिंह, आज तुम्हारा असली चेहरा पूरे गांव के सामने आ चुका है। तुमने अपनी ताकत और दौलत के घमंड में निर्दोष लड़कियों को बदनाम किया। तुमने गांव वालों को झूठ बोलकर गुमराह किया और अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव का विश्वास तोड़ा। कुछ पल के लिए चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर सरपंच ने आगे कहा, पंचायत का फैसला है कि आज से तुम्हें गांव की जमींदारी से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है और तुम्हारी जितनी भी जमीन धोखे और दबाव से छीनी गई है उसे असली मालिकों को वापस किया जाएगा। और जब तक सरकारी अधिकारी आकर आगे की कार्रवाई नहीं करते तब तक तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। तुम लोग मुझे गांव से नहीं निकाल सकते। जिस आदमी ने पूरे गांव की इज्जत और भरोसे को रौंदा हो उसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया और उसी दिन उसका घमंड भी हमेशा के लिए टूट गया। कुछ महीनों बाद गौरी और राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव वालों ने उनसे माफी मांगी। दोनों बहनों को फिर से सम्मान मिलने लगा। एक शाम दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। डूबती सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। दीदी, अगर माँ बाबा आज हमें देख रहे होंगे ना तो बहुत खुश होंगी। तुम सही बोल रही हो राधा, वे बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया था कि सच चाहे देर से जीते लेकिन हारता कभी नहीं। दोनों बहनें मुस्कुरा उठी और वर्षों बाद उनकी जिंदगी में सचमुच खुशियां लौट आईं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। साथ ही हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। आपके प्यारे कमेंट्स और सहयोग से हमें ऐसी ही सुंदर कहानियाँ आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।